नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम सीज फायर पर बात करेंगे क्योंकि सीज फायर जो है के 24 घंटे भी नहीं चला और लेबनान पर बड़ा युद्ध छेड़ा गया इजराइल की तरफ से। और उसका सीधा असर दिखा तो शेयर बाजार पर, सोने चांदी पर। जो गुलजार दिखा था सीज फायर की घोषणा के बाद, तो वो खुशियां बाजार में 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ अजय केडिया सर। केडिया एडवाइजरी से जुड़े हुए हैं, हमें अक्सर बताते हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पर नजर रखते हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, मुझे बुलाने के लिए। अजय सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, 24 घंटे हमारी शेयर मार्केट, सोना चांदी सब में जो कल एकदम गुलजार दिखा था और ये लगा था कि मार्केट ने बहुत तेज उछाल ली, तो जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई 24 घंटे भी वो खुशियां नहीं टिकी, फिर वैसे ही असर आ गया। नहीं, बिल्कुल देखिए, वैसे इस बार बहुत ही ज्यादा कैवेट रहा है। जनरली हम देखते हैं जब भी लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ता है। हाँ। बट आप ये देखिए, पिछले 40 दिनों के अंदर सोने चांदी में दबाव ही था। जहाँ $5400 का भाव गोल्ड था, वहां से हमने 4100 का लो लगते हुए देखा। हालांकि रिकवरी भी आई, हाँ। लेकिन हमने जैसे ही कल सीज फायर की न्यूज देखी और जो जान गोल्ड में आई, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो ये रिकवरी आ जाएगी, इक्विटी में भी रिकवरी आ जाएगी। बट ये 24 घंटा भी नहीं टिका। ये दर्शाता है कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और खास करके आप देखिए, यूएस और ईरान बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल का भी इंपॉर्टेंट रोल हाँ। है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि इसराइल ही ऐसी कंट्री है जिसने यूएस को इस लड़ाई में लाने का काम किया है। लेकिन सर, इस शेयर बाजार में यानी अब तो बहुत ही सेंसिटिव बाजार है, ये तो साफ अब दिखाई दे गया है कि हल्की सी अच्छी खबर आई तो एकदम उसको हाथों हाथ लिया, लेकिन जैसे ही लगा कि सीज फायर खटाई में पड़ रहा है तो फिर दोबारा बाजार उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देखिए, अनसर्टेनिटी तो कंटिन्यू मेंटेन है। आज आप एक चीज समझ के चलिए कि कच्चा तेल कोई भी इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है। हाँ। आज हाँ, कल जैसी सीज फायर की न्यूज आई, 20% कच्चा तेल टूट गया, हम खुश हुए। लेकिन आप ये सोचिए, जो 1 दिसंबर को कच्चा तेल $60 का भाव था, चलिए मैं बोलता 90 का भी भाव इस वक्त है, तब भी आप देखिए 50% कच्चा तेल महंगा हो गया है 90 दिनों के अंदर अंदर। अब 50% अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो आज आपकी इकोनॉमी पे जरूर दबाव लेके आएगा। आज हम इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट में करेंसी में दबाव आया हुआ है। ग्लोबल मार्केट, अभी मैं किसी सज्जन के साथ बैठा था, उन्होंने बताया कुछ एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन चुकी है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रशिया यूक्रेन, माफ कीजिए, यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है, ऐसा नहीं कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है उसमें, इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है। बिकॉज जो कच्चा तेल आज हम वहां से लेके भी आते हैं, थोड़ा बहुत चलो ले रहे, हम रशिया से भी ले रहे। आप देखिए, लड़ाई से पहले रशिया से हमें बहुत ही डिस्काउंटेड भाव में हमें कच्चा तेल मिल रहा। आज सप्लाई है हमारे पास क्या, लेकिन वो 55-60 डॉलर की है नहीं। आज $90 पे आएगा तो हमारा बजट बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यस, जब तक ये युद्ध विराम नहीं होता है, आगे नहीं होता, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, सब पे हम देखेंगे इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सर, गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो कल गोल्ड सिल्वर ने भी ठीक ठाक उछाल लिया था, 4800 से ऊपर सोना पहुंच गया था। चांदी भी 6%, 6.5% से ज्यादा उछल गई थी, लेकिन वो भी दोबारा से 4800 से फिर 4700 के लेवल पर आया। यानी कि जो भी था वो तात्कालिक था। तो अभी ये वोलेटिलिटी जो है मार्केट की, ये बनी हुई है और अभी भी यानी सोने चांदी पर ये खतरा बना हुआ है ऊपर नीचे होने का, ये अभी साफ दिखाई दे रहा है। देखिए विकास, जनरली हम देखते हैं लड़ाई होती है तो सोना बढ़ना चाहिए। हाँ। बट पिछले 40 दिनों में हमने ये गिरावट इसलिए देखी है कि जिस दिन ये लड़ाई स्टार्ट हुई, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में हमने लगभग 40% का फॉल आते हुए देखा। क्रिप्टो में ऑलरेडी हमने 50% का फॉल देखा। इक्विटी में फॉल चल रहा है और करेंसी में भी फॉल चल रहा है। तो इसके चलते हमने गोल्ड में भी एक सेल ऑफ जैसी सिचुएशन बनती हुई देखी है। देखिए, जब मन प्रसन्न होगा तो आदमी सोना लेगा। हाँ। सेफ्टी अपनी जगह पे नो डाउट है, बट अब लोग अपने पैसे बचाने में लगे हुए थे, जिसके चलते हमने ये पूरे 40 दिन में सोने में गिरावट देखी है। हालांकि ऐसी चीजें हमने 2022 में भी देखी, जब रशिया यूक्रेन वॉर था, तो टेम्पररी सोने चांदी में गिरावट आई और फिर एक लंबी तेजी थी। देखिए, मैं आपको दिसंबर में, जनवरी में पहले आगाह भी कर रहा था कि सोने चांदी में एक बड़ा करेक्शन आएगा। तब मैं कहता था कि 18 से 20% का करेक्शन रहेगा। लेकिन आप 2026 में आप हाई से अभी तक देखेंगे तो सोने ने लगभग 27% का फॉल दिखाया है और चांदी ने तो 56% का फॉल दिखाया है।
तो जो मैं एक बड़ा करेक्शन देख रहा था वो ऑलमोस्ट 80-85% हो चुका है। हालांकि अभी भी देखिए अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लोग जब स्टेबिलिटी आती है तो सोना चांदी बाय करते हैं, तो हो सकता है अगले महीने 2 महीने प्राइजेस में थोड़ा दबाव या ठहराव आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 2022 में भी हमने देखा पहले गिरावट फिर ठहराव, और अक्टूबर 2022 से सोने में एक बड़ी तेजी आई जो $1600 वाला गोल्ड $5600 हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई जितनी लंबी चल रही है ये गोल्ड को लंबी तेजी के लिए तैयारी करवा रही है। हम्म। लंबी तेजी के लिए ये आपने महत्वपूर्ण बात बोली, यानी सर कि अगर इस लड़ाई के बाद, यानी जब स्थितियां शांत होगी, तो गोल्ड की एक लंबी रैली देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि यूबीएस ने भी अभी कहा है कि जून एंड तक जो है $5200 तक सोने के भाव हो सकते हैं। तो यानी अगर लड़ाई रुकी तो ये जो बढ़ने की रैली है ये लंबी हो सकती है। देखिए इसमें दो चीज है। जी। एक, कोई भी असेट का परपेचुअली तेजी नहीं दिखाता। मतलब आप ये सोच के चलिए कि सोना हाँ 1 साल 2 साल पॉजिटिव आ जाए फिर 2-3 साल आराम कर ले। जनरली ये ट्रेंड हमने देखा 20-25 सालों में। लेकिन अभी पहला पॉइंट जो मैं आपको दिसंबर जनवरी में बोलता था सोने चांदी में करेक्शन आएगा, वो क्या था? एक साइक्लिक था कि हाँ। हमने 2022 23 24 25 हमने 4 साल की बड़ी तेजी थी। अब तो करेक्शन आएगा, लेकिन कितना? 18-20%। तो हमने जनवरी में एक रिकॉर्डिंग भी रखी थी जहां पे हमने देखा ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में करीबन 10 बिलियन का फंड आउटफ्लो होता हुआ दिखता है। वो यही बता रहा था कि अब रिटर्न प्रॉफिट बुकिंग में बदलेगा और कहीं ना कहीं दूसरे एसेट क्लास में जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर 2008 पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा, 2022 पे ले जाना चाहूंगा, जहां पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जनवरी 2008 में, और वहां से 6 महीने तक सोने और चांदी में दबाव था। अक्टूबर 2008 में $600 से सोना चलना चालू हुआ, जो $1920 दिखा देता है। और यही 2022 में देखा जब रशिया यूक्रेन का वॉर होता है, 6 महीने तक सोना गिरावट में और थकावट में था। लेकिन $600 $1600 से बढ़ना स्टार्ट होता है, जो 5600 का लेवल दिखाता है। तो पहला चीज जो करेक्शन नीडेड था वो आ चुका है। हो सकता है यहाँ से 10-12% का कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त, वो आ जाए जो नीचे में मुझे लगता है $4100 या $3500 तक का लेवल सोने में दिख जाए। बट मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के बाद से एक नई तेजी की आगाज होगी। और जो पिछले नंबर देखे 600 से 1900 या 1600 से 5600, ऐसे बड़े आकार भी आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डर इसलिए लगता है कि 4 साल से तो हम तेजी कंटिन्यू देख ही रहे हैं। लेकिन आप देखिए चाइना सेंट्रल बैंक रुकने का हाँ। नाम नहीं ले रही, बिल्कुल। बाइंग कर रही है। हाँ। हाँ, जो गिरावट आ रही है उस पर मैं एक और मिनट लेना चाहूंगा, जहां पे ईटीएफ का काम है। देखिए आपके गले में सोने की चैन है, आप कभी भी बेचने के लिए नहीं आओगे भाव में जो तेजी आई हुई है उसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ईटीएफ के अंदर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिटर्न देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि जैसे अब आप देख Q1 के ईटीएफ के ओवरऑल नंबर ठीक ठाक दिखेंगे, जनवरी फरवरी में फंड नहीं आया था, लेकिन मार्च में आउटफ्लो स्टार्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके भरपाई की जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। और चाइना का जो आपने जिक्र किया सर, चाइना लगातार अपनी बाइंग जारी रखे हुए, और इस युद्ध के दौरान भी चाइना ने बाइंग को उसी लेवल पे कंटिन्यू किया लगातार। 17वें महीने भी उसकी खरीदारी लगातार जारी रही है। हालांकि उसकी कीमत जरूर, जो गोल्ड का भंडार है उसकी, कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी उसकी लगातार उसी रफ्तार में जारी है। देखिए उसमें एक चीज आप समझिए कि जो रशिया के साथ हुआ है, हम्म। चाइना को कहीं ना कहीं वो डर है, और इनफैक्ट चाइना नहीं, बाकी कंट्रीज को भी यही डर है। हमने देखा था कि सऊदी ने ये चीज पॉइंट आउट किया था जब हमने यूएस ने रशिया के फंड्स को फ्रीज किया था। तब मिडिल ईस्ट ने हमने देखा था कि एक पॉइंट आउट उठाया था। तो मुझे लगता है चाइना इसी के डर के चलते कंटिन्यू बाइंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली चाइना का सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है। आप ये देखिए चाइना भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है। सालाना करीबन 1000 टन सोना वो कंज्यूम कर लेता है। जैसे इंडिया में रिचुअल्स है कि हम सोने के गहने पहने और फेस्टिवल शादी में यूज करें, वैसे ही चाइना का। तो कुल मिला के इंडिया और चाइना मिलकर 1700-1800 टन सोना कंज्यूम करता ही है। तो एक तरफ पब्लिक ने 2016 में क्या किया था, प्रॉपर्टी में पैसा बहुत लगाया था चाइना में। लेकिन इस वक्त वहां पे प्रॉपर्टी मार्केट भी खस्ता है, तो लोगों ने इस बार सोने को चुना है। इसके लिए एक इंडिविजुअल डिमांड है, ईटीएफ की डिमांड है, और साथ में सेंट्रल बैंक की भी डिमांड है। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि हम वेस्ट से सोना निकलते हुए देख रहे हैं और ईस्ट में सोना ऐड होते हुए देख रहे हैं। इवन ईटीएफ में भी आप देखो, ग्लोबल ईटीएफ में आउटफ्लो दिखेगा आपको, लेकिन इंडियन ईटीएफ में अभी भी इनफ्लो चालू है।
सर थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगा कि तेल की कीमतें, ये बड़ी चिंता की बात अभी भी है। कल थोड़ा रेट गिरे थे जब सीज फायर की बात की गई थी, लेकिन फिर भी जो पिछला लेवल था 70 72 उसके करीब का, तो वहां तक जाने में तो अभी थोड़ा समय लग जाएगा। अगर युद्ध रुक भी गया तो, जिसकी हालांकि अभी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, कल देखिए किस तरीके से इस्लामाबाद में अगर बातचीत होती है तो कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन स्थितियां तो बड़ी डावाडोल बनी हुई है, और उस लेवल तक जब तक तेल नहीं जाएगा, हर देश के सामने बड़ी चिंता खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि देखिए कल की जो गिरावट थी वो एक चीज तो क्लियर कर देती है हाँ। कि हम देख रहे हैं कि अगर युद्ध रुकेगा तो कच्चा तेल कितना टूटेगा। तो हम्म। कल जैसे सीज फायर की न्यूज थी ये तो मान गए थे अब तो युद्ध रुक ही जाएगा। हाँ। उसी के चलते हमने हाँ इक्विटी में बिल्कुल। सोने चांदी में जम देखा और कच्चे तेल में फॉल देखा, वो भी कितना 22-23%। हाँ। लेकिन आप सोचो ये $60 से बढ़ी हुई चीज थी हाँ। और खाली मतलब 90 पे जाके रुक रही है। हाँ। इसका मतलब अगर वॉर रुक भी जाता है ना, आप मान लेना ये 85 से 90 के नीचे नहीं जाएगा। क्यों? हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। आप सोचिए 2 साल 3 साल से ओपेक कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन कट कर रहा था। क्यों? हाँ। ताकि भाव को सपोर्ट मिले, भाव को उछाल मिले, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। हम्म। इसके चलते वो प्रोडक्शन कट कर रहा था और भाव को थोड़ा सपोर्ट मिलता था। हम्म। लेकिन अब आप ये देखिए ये लड़ाई प्रोडक्शन की नहीं है, ये लड़ाई है 20% ग्लोबल मार्केट का जो सप्लाई है वो निकलता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। और जिस ढंग से ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, यूएस ने भी किया है और इसने भी किया है। आज कतार बोलता है कि जो हमारी एलएनजी की फैसिलिटी जो डैमेज हुई है उसको रिपेयर और री इंस्टेट करने में 2 साल लग जाएंगे। तो आप मान के चलिए चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे इराक हो, इन सब पे जो डैमेजेस हुए उसको कम से कम 6 से 8 महीना तो लग ही जाएगा। तो मेरा मानना है कि Q2 और Q3 में हम एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेंगे। हालांकि Q3 और Q4 में अगर हम पहुंचेंगे तब हम्म। तक हम देखेंगे भाव में थोड़ा सा शांतता दिखेगी, बट $70 से हम्म। $75 के बीच में। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे ईरान ने टोल की बात की है। हाँ। अब वो टोल कौन देगा? सेलर देंगे या बायर देंगे? तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन ज्यादा है तो सेलर डेस्परेट है। तो सेलर अगर ये टोल देंगे तो वो भी तो कॉस्ट ऐड होगी। तो आप भूल जाइए जो हम 55-60 की बात कर रहे थे, अब नया बेस जो बन जाएगा कच्चा तेल का वो 70-75 बन जाएगा, और वो कोई भी इकोनॉमी को पसंद नहीं आएगा, चाहे इंडिया हो चाहे बाकी कंट्री हो। बिल्कुल, दुनिया भर की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा सर। अगर 60 65 रुपए वाली चीज आपको 90 में मिलेगी और वो कंटिन्यूटी में रहेगी, तो यानी कि हर चीज पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, हर चीज पे आप पहले ये देखते थे कि वहां पे लड़ाई हो रहा है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ। कल मैं रेस्टोरेंट गया था, वहां पे जो समझो 40-50 आइटम हुआ करते थे वो गिनकर बोलते सब ये 4 आइटम है, इसमें से आप बताओ क्या करना है। तो हाँ। आप होरेका इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट देख रहे हो, आप स्पाइस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट देख रहे हो, आप डेयरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट देख रहे हो। हर तरीके से अब डेयरी इंडस्ट्री के कोई अच्छे बंदे थे उनसे बात कर रहा था, तो बोले सर हम लोग होरेका इंडस्ट्री में दूध नहीं ले पा रहे क्योंकि दूध को उबाल नहीं पा रहे। ठीक है इंडक्शन है सब चीज है, लेकिन आप देखिए मासिव जो है वो गैस पे चलता है। हम्म। उसकी वजह से एसएमपी के भाव बढ़ गए हैं। हम्म। कल मैं एक यान ट्रेडर के पास था, तो बोल रहे थे कि हमें कुछ नेट बनाते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काम आता है, जो 140 रुपया बंडल या ऐसा कुछ रेट बता रहा था मुझे। उसका भाव करीबन 280 रुपया डबल हो गया है, क्योंकि केमिकल्स और इन सब में 40-40% की तेजी आ चुकी है। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये मान के चल लेना इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ा है। हम्म। सर तो ये इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है ये लोगों तक भी बड़े पैमाने पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम ये मान के चलें कि महंगाई जो बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है, हमारे सामने आ चुकी है, उसका अभी और भी खतरनाक रूप देखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद देने चाहेंगे हमारी सरकार को। हम्म। आज आप ये देखिए 40 दिन हो चुके हैं, आज भी वही तेल हमें पेट्रोल और डीजल वही भाव में मिल रहे हैं और सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन करके, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। हालांकि ठीक है इंडस्ट्रीज में कर्टलमेंट किए हैं, चाहे अभी मैं मॉरबी बीच में गया था, टाइल्स इंडस्ट्री है उनमें थोड़ी बहुत कर्टलमेंट की है। बट यस ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये छोटा इवेंट नहीं है। एक, हाँ हमारी सप्लाई हमने रशिया से और बाकी कंट्री से करना स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगेन है जो कॉस्ट है, जो आज हमें 55-50 डॉलर में चीजें मिलती थी आज वो 80-90 में मिलेगी, तो बजट तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। दूसरा, अब कहीं ना कहीं जॉब कट्स दिखाई देंगे, क्योंकि आज होटल इंडस्ट्री में मैंने जब बात की हाँ। तब उन्होंने कहा कि जो पहले हम लोग 20 शेफ को लेके काम करते थे अब हम 10 में कर रहे हैं। तो हम्म। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे हर सेक्टर में। आज टेक्सटाइल सेक्टर है, आज जिस ढंग से पॉलिस्टर के भाव बढ़े तो कॉटन में भाव बढ़े हैं पर डिमांड नहीं बढ़ी है। तो हम्म। कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड में ड्रॉप हो जाएगी। कल आरबीआई ने ठीक है अच्छा स्टेप लिया कि अनचेंज रखा है
क्योंकि उनको भी पता है कि अगले महीने 2 महीने में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो हमारे पास कुछ टूल होना चाहिए। अगर आरबीआई रेट कट करती है तो डेफिनेटली डिमांड को सपोर्ट मिलेगी, लेकिन टाइमिंग अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जॉब मार्केट खराब होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अभी भी अगर कच्चा तेल एक एक दिन $90 पे टिकता है, उतना ही गहरा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। सर बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। सरकार ने कदम तो ठीक उठाए, लेकिन सर एक बड़ा कारण उसके पीछे चुनाव भी था, राज्यों के विधानसभा चुनाव। तो वो चुनाव भी अब खत्म हो जाएंगे सर अप्रैल के अंत में। तो कब तक सरकार बचा के रखेगी, क्योंकि एंड कंज्यूमर पर ये ना आए। अगर युद्ध चलता रहा तो ये तो बड़ा मुश्किल है ना, ये नामुमकिन चीज भी है। चुनाव उसके बीच में एक बड़ी बाधा थी, अगर वो दूर हो गई तो कस्टमर पर वो आने की संभावना, आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, कोई भी चीज किसी को भी अगर अपन मैप करें तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो दिखता है। हाँ बट हाँ, एक जरूर है कि इंडिया में हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा ही रहा है कि हाँ इलेक्शन है तो कहीं हाँ ना कहीं बिल्कुल। लॉलीपॉप दिखाई देती है। हाँ लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि कोविड के बाद से भी सरकार ने प्राइस फिक्स करने की वजह से बिजनेस को बहुत बेनिफिट हाँ मिला है। क्योंकि क्या होता है, ये एक वेरिएबल चीज है और ये तेजी मंदी करेगा। आज आप ये देखिए, 2022 में जब रशिया यूक्रेन लड़े थे, तब भी तो $130 गया था। तब से हमने आज तक प्राइस को फिक्स, उसकी वजह से बिजनेस को बहुत सपोर्ट मिला है। हाँ हाँ हाँ, ये जरूर है जो आपने बोला, 200 टका सही चीज है कि इलेक्शन है, गवर्नमेंट भी उस चीज को देख रही है, उसके बाद भी भाव बढ़ने चाहिए। मुझे आज आप देखिए रुपए में क्या गिरावट आई है। पिछले साल जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो इंडिया के रुपए में मजबूती आई थी, 83 था, और हाँ आज हम 93 94 के ऊपर चले गए थे। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये जो दबाव है वो दिखेगा, और हो सकता है इलेक्शन के बाद उसके ऊपर पास ऑन होगा। बट ये ग्लोबल फैक्टर है, और अभी तक मुझे लगता है कि साल 2 साल में सरकार ने काफी अच्छे वर्क भी किए हैं, लेकिन कुछ चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सर मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि ये जो आप जॉब कट और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इस संकट में अगर ये सीज फायर से रास्ता नहीं निकला तो कितना बड़ा संकट ये भारत के लिए देखते हैं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हम लोग देख रहे हैं सर, रोज रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का जाना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रोडक्शन बंद है तो फैक्ट्रियों में काम नहीं है। गैस उन्हें मिल नहीं पा रही, क्योंकि वो छोटे सिलेंडर खरीदते हैं जिसमें पहले 80 85 रुपए किलो गैस मिलती थी, अब 300 350 रुपए किलो, 400 रुपए तक गैस मिल रही है। तो मजदूरों का पलायन तो एक बार फिर शुरू हो गया। कोविड जैसी हालात, क्या उस तरीके का स्लो डाउन, उस तरीके की मंदी, ये सब चीजें एकदम अब दिखाई दे रही है या बच भी सकते हैं इससे? देखिए, एक कहावत है कि एक ही खड्डे में 2 बार आदमी नहीं गिरता है। हम्म। और इंडिया ने जिस ढंग से कोविड को हैंडल किया है, मुझे अच्छे से याद है, टेंशन हुआ करता था कि इंडिया कैसे हैंडल करेगा 145 करोड़ की पॉपुलेशन को। लेकिन बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, और गवर्नमेंट ने इसको, आज भी पिंच नहीं लग रहा है। बट हाँ, अगर ये लंबा चलता है तो डेफिनेटली देखिए गवर्नमेंट के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो पड़ेगा। हाँ, हम्म। ये जरूर है कि धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ने लग गया है। जैसे मैं अभी हॉरेका इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह पे भी है। बट आई थिंक गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कोविड भी ऐसा एक अनप्रेसिडेंट चीज थी जो हाँ कभी देखा नहीं गया था। और अभी भी वैसा ही सिनेरियो है। हालांकि देखिए, मैं आज होरेका इंडस्ट्री बाकी सबसे, उन्होंने अल्टरनेट्स भी निकाले, इंडक्शंस पे गए हैं। लेकिन हाँ अल्टीमेटली देखिए, एनर्जी एनर्जी है, सस्ती एनर्जी रहेगी तो ही ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही बात सर। चलते चलते ऐसे निवेशक जो कल की सीज फायर की घोषणा से खुश हो गए थे, बाजार में एक रौनक लौटी थी, तो उन्हें और ज्यादा खुशी मिली थी। हालांकि एफआईआई ने कल भी अपनी बिकवाली जारी रखी थी। तो क्या करें सर, सोने चांदी के दाम को लेकर के वो इस चिंता में रहते हैं कि अगर हमने खरीद लिया कल को और ना गिर जाए। इस समय छोटे और मध्यम निवेशक जो होते हैं वो क्या करें, बड़ा उनके मन में सवाल रहता है। देखिए, टाइमिंग तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी मानता हूँ, जब तक $5,000 के ऊपर गोल्ड ट्रेड नहीं करता है, क्लोज नहीं करता है मंथली पे, एक गुंजाइश है कि नीचे में हम वापस 4100 या उसके नीचे भी जाते हुए देखें। हम्म। थोड़ा सा मेरे को लगता है महीना 2 महीना कॉशियस रहिए, एसआईपी के द्वारा निवेश कीजिए। लेकिन आप ये देखिए, बहुत बड़ी जो फॉल है हाँ। वैसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। टाइमिंग मार्केट में थोड़ी बहुत फॉल रहेगी, बट वहां से मार्केट वापस रिकवर होता हुआ जाएगा। लेकिन सर अगर कोई वैसी स्थिति बन गई कि जो ट्रम्प साहब ने जो धमकी दी थी जिसके बाद सीज फायर हुआ, कि पूरे ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, और ईरान ने कहा कि हम भी जवाबी कार्रवाई वैसे ही करेंगे, तो उस तरह की स्थितियों से अभी कोई कह तो सकता नहीं है कि वैसी स्थिति नहीं आ सकती। नहीं, बराबर है, मैं यही बोल रहा, अनसर्टेनिटी है अभी भी उस चीज में। क्या होगा उसमें देखिए, पॉलिटिकली मैं ज्यादा इतना हाँ बिल्कुल। हाँ स्ट्रांग एनालाइज नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि देखिए अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है। टेम्पररी फॉल है गोल्ड सिल्वर में, लेकिन ज्यादा परफेक्शन नहीं। जो मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था
उसमें हाँ। ऑलरेडी हमने 25% गोल्ड में और 50% ज्यादा चांदी में देख चुके हैं। यहाँ से है 10-12% मिल जाएगा, हाँ। लेकिन बेटर है कि आप उसको वेट करके एसआईपी के द्वारा करके चलिए। 4 महीना 6 महीना खराब है, हाँ। लेकिन आगे के 4 साल बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अजय सर, आप जुड़े और इस पर्सपेक्टिव पर बात की हम लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत